हम्म, चलिएगा अब शुरू करते हैं हम। हमारा जो चल रहा था कल कल हम जो देख रहे थे कि मॉनेटरी पॉलिसी में हमने देखा कि क्वांटिटेटिव टूल्स हम देख रहे थे। और क्वांटिटेटिव टूल्स में मैंने रिजर्व रेशियो को मैंने देख चुका है। सीआरआर एंड एसएलआर दोनों को हम देख चुके हैं। और सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से हम इन्फ्लेशन को यानी मुद्रास्फीति को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, डिफ्लेशन से हम कैसे उभरते हैं। तो ये सारा चीज को हमको उभरने के लिए जो है हमारे पास जो टूल्स है, जो भी उपकरण है, उसके मदद से हम कैसे उभरते हैं हम देख चुके हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल्स पे हम रिजर्व रेशियो पर बात कर चुके हैं। रिजर्व रेशियो के माध्यम से कैसे हम जो है ना इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, मुद्रास्फीति और अपस्फीति को कैसे कंट्रोल करते हैं, ये पूरी तरह से हम बता चुके थे। अब हम मेरा जो है अब दूसरे जो क्लास होगा वो अपने मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि हम बता ही चुके थे आप लोगों को कि पहले क्या है कि पहले हम बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी को सफल बनाने के लिए, ये इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को जो है कंट्रोल करने के लिए हम पॉलिसी बनाते हैं। और पॉलिसी को सफल करने के लिए हम किसी न किसी उपकरण का सहारा जरूर लेते हैं। तो उन उपकरण में से हम दो प्रकार के उपकरण बता चुके थे। यहाँ पर ऊपर में क्या था, मॉनिटरी मॉनिटरी पॉलिसी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट्स में आपके यहाँ पर क्वांटिटेटिव टूल्स की बात कर रहे थे, क्वांटिटेटिव टूल्स की बात कर रहे थे हम। और यहाँ पर क्वालिटेटिव टूल्स की बात कर रहे थे, क्वालिटेटिव टूल्स की बात कर रहे थे। इसमें हिंदी में गुणात्मक उपकरण, और इसमें हम हिंदी में कहते हैं इसको मात्रात्मक उपकरण। इसमें हमारा पहला था रिजर्व, ये रिजर्व रेशियो की बात कर रहे थे हम। और दूसरा में मेरा था ओपन मार्केट ऑपरेशन। और तीसरा में हमारा रेट्स था। रेट्स में हमारा इसमें क्या बैंक रेट्स आता है, बैंक रेट्स आता है। फिर आपको रेपो रेट आता है, रेपो रेट्स आता है। फिर रिवर्स रिवर्स रेपो रेट्स आता है। फिर आपको एमएसएफ आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और इसी को हम फिर आके एलएफ कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। तो ये आपको बिल्कुल जो ना क्वांटिटेटिव टूल्स की बात हम कर रहे थे। और यहाँ पर क्वालिटेटिव टूल्स में हम आपको बता चुके हैं कि ये मार्जिन है पहला नंबर, इसी को एलटीवी कहते हैं। दूसरे नंबर में हम क्या कहते हैं, सीसीसी। उसके बाद हम इसको डाउन पेमेंट कहते हैं, डाउन पेमेंट कहते हैं। और आपको तीसरा नंबर में क्रेडिट रेशनिंग की बात करते हैं, क्रेडिट रेशनिंग की बात करते हैं, क्रेडिट रेशनिंग की बात करते हैं। चौथा नंबर में मोरल सुएशन की बात करते हैं, मोरल सुएशन की बात करते हैं। पांचवा नंबर में डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं, डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं। मोरल सुएशन, क्रेडिट रेशनिंग, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, डाउन पेमेंट, मार्जिन मार्जिन, और बिल्कुल एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो। एलटीवी की फुल फॉर्म क्या है, एलटीवी, लोन टू वैल्यू रेशियो। और ट्रिपल सी का कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, इसी क्रेडिट रेशनिंग, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन। तो ये हमारा जो है ना बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी को सफल बनाने के लिए दो प्रकार के उपकरण थे, एक क्वांटिटेटिव टूल्स, दूसरा क्वालिटेटिव टूल्स। और क्वांटिटेटिव टूल्स में हम रिजर्व रेशियो को देख चुके हैं, यानी इसमें सीआरआर और एसएलआर को हम देख चुके हैं कि इसके माध्यम से हम कैसे जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, इस चीज को देख चुके हैं। अब हमारा आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और उसके बाद आ जाएगा क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बाद आ जाएगा रेट्स। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात हम करेंगे, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात हम जरा सोचते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन की बात करते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है, देखिए इसको हम जरा बैकग्राउंड थ्योरी को अच्छी तरह समझेंगे। जैसे गवर्नमेंट की बात अगर हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इस सरकार में क्या होता है कि सरकार जो बजट बनाते हैं, बजट क्या होता है, बजट 1 ईयर का, एक फाइनेंशियल ईयर का
इनकम और एक्सपेंडिचर का कंप्लीट ब्यौरा होता है। यानी एक वित्तीय वर्ष का जो आय और व्यय का कंप्लीट ब्यौरा जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बजट कहते हैं। तो बजट में आने वाला इनकम और आने वाले इसी साल का जो है ना एक्सपेंडिचर, आने वाले साल का इनकम और आने वाले साल में जो खर्च हम करेंगे उसकी कंप्लीट ब्यौरा देंगे। तो क्या होता है कि भारत में, भारत जैसा विकासशील देशों का ये इस तरह की प्रॉब्लम है कि उसके इनकम कम है लेकिन खर्च ज्यादा है। बहुत सारा सब्सिडीज देते हैं, बहुत सारा वेलफेयर फंड चलाते हैं, वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। ये सारे की वजह से जो है ना बिल्कुल जो है सरकार के इनकम से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। और सरकार के जब खर्च ज्यादा होते हैं तो ये सारे पैसे वो लाएंगे कहाँ? खुद कैपिटल मार्केट के थ्रू वो क्या है, आपको जो है ना बिल्कुल ट्रेजरी बिल के माध्यम से कभी पैसा की व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन कभी ये क्या करता है कि सरकार यानी सरकार जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से वो लोन लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेगा तो सरकार को लोन देगी तो सरकार को क्या होगा कि उस लोन के एवज में उसको सिक्योरिटी तो देना होगा ना। कोई भी सरकार आके जितना चाहेगा उतना लोन ले लेगा, उसके लिए आपके लिए कुछ तो कोलेटरल देना होगा, गिरवी रखना होगा, सिक्योरिटी देना होगा, उसके एवज में ना पैसा देगा। तो इसीलिए इसमें क्या करता है कि ओपन मार्केट मार्केट ऑपरेशन के तहत सरकार जो होता है, गवर्नमेंट जो होता है, आरबीआई से लोन लेती है। यानी अपने बजट को पूरा करने के लिए जो पैसा उसके पास कमी है उसको फुलफिल करने के लिए वो बिल्कुल आरबीआई से लोन लेती है। तो आरबीआई से जब लोन लेती है तो आरबीआई को लोन जिस उपकरण के माध्यम से जिस उपकरण के जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से लोन लेती है उसी को ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम इस चीज को जरा समझते हैं। जैसे कि इसको हम एक पॉइंट ले लिया, ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट है, और ये इसको हम ले लिया आरबीआई, ये आरबीआई है, और इसके बाद यहां पर हम ले लिए कॉमर्शियल बैंक, इसको कॉमर्शियल बैंक कहते हैं, और इसको हम ले लेते हैं बोरोवर की बात करते हैं। बोरोवर यानी आम पब्लिक, यानी आम पब्लिक की बात हम करते हैं। बोरोवर मतलब आम पब्लिक, लोन लेने वाला। कॉमर्शियल बैंक ये आपको आरबीआई या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेगा, आरबीआई से लोन लेगा तो इसके एवज में कुछ तो उसको गिरवी रखना होगा, जीएस, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को जमा करना पड़े, आरबीआई के पास जमा करना होगा किसी भी गवर्नमेंट को। मोदी सरकार को जो है कंप्लीट रूप से क्या करना होगा, आरबीआई से अगर वो लोन लेना चाहती है तो फिर उनको क्या करना होगा कि आपको गवर्नमेंट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कुछ चीज यानी उसके लिखित कोई भी लिखित कोई भी उसको पत्र देना होता है। उस सिक्योरिटी क्या है, एक बिल्कुल आपका ऋण पत्र जिसके हम कहते हैं कि जो है ना बिल्कुल आप ऋण लेने के एवज में आप उस पर जमा रखते हैं। अगर आप ऋण नहीं चुकाएगा तो इससे आप इसमें जो लिखित रूप से आपका सिक्योरिटी जमा है उसके एवज पर उतना सरकारी संपत्ति वो हड़प लेंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखा, गिरवी रखा, गिरवी रखने के बाद आरबीआई इसको लोन देती है। तो ये आरबीआई इसको लोन दे दिया। मान लिया कि इसको जो है ना 100 करोड़ का यानी 100 हमें आपको जो है ना 100 करोड़ का नहीं, 500 करोड़ का लोन दिया, 500 करोड़ का लोन दे दिया, 500 करोड़ लोन दिया। लेकिन आरबीआई की बात अगर हम कहते हैं कि आरबीआई के 500 करोड़ रुपया ले लिया, आरबीआई से 500 करोड़ रुपया, इसके बाद में आरबीआई के पास इसके बदले में जीएस है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब मॉनेटरी पॉलिसी को सफल बनाना और मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करना यह आरबीआई का काम है। तो आरबीआई अगर अगर क्या करता है, आरबीआई क्या करता है कि अगर उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा तो क्या करना होगा, तो आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक को कहता है, कॉमर्शियल बैंक से वो पैसा लोन लेता है। लोन क्यों लेता है, जब उनको लगता है कि हमको जो है ना इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो तब वो क्या करते हैं कि आरबीआई ये कॉमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिटर पैसा जमा किया है, यानी जो भी डिपॉजिटर पैसा जमा किया है, तो उसमें मान लिया कि इस पे जमा किया है कितना कि 200 करोड़ रुपए जमा किया है। तो 200 करोड़ रुपया में जमा अगर करता है तो 200 रुपया करोड़ जमा में उसको एंटीडीएल वगैरह छोड़, एंटीडीएल यानी इसमें क्या करते हैं कि 200 करोड़ रुपया इसके पास अगर है तो हम ये बात कर रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए इसके पास है जो है ना डिपॉजिटर के द्वारा जमा किया है। तो सबसे पहले 200 करोड़ का सीआरआर एसएलआर कटेगा, सीआरआर एसएलआर कटेगा। 200 करोड़ में मान ले कि अगर 50 करोड़ बाहर निकल गया उसी दिन, तो बचा कितना, बचा यहां पर क्या होता है कि टाइम लाइबिलिटीज यानी टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज मिला के बचा कितना
200 करोड़ में 50 करोड़ उसी दिन बाहर निकल गए हैं, तो बचा कितना? 150 करोड़। तो 150 करोड़ उसके पास है। अब 150 करोड़ में 150 करोड़ इसके पास कितना बचा? टीडीएल, यानी आपको 200 करोड़, तो सॉरी यहां पर जो निकला है थोड़ा सा यहां पर हम बोल रहे थे कि इसमें 200 करोड़ क्या था? 200 करोड़ चूंकि यहां पर आरबीआई के द्वारा नहीं, किसी भी डिपॉजिटर के द्वारा कमर्शियल बैंक में जो पैसा जमा किया है, तो उसमें आपको हम बताएं कि उसमें आपको डिमांड लाइबिलिटीज भी होंगे, टाइम लाइबिलिटीज भी होंगे। तो डिमांड लाइबिलिटीज और टाइम लाइबिलिटीज, यानी आपको जो है यहां पर बता रहे थे कि यहां पर टाइम लाइबिलिटीज और डिमांड लाइबिलिटीज, टाइम को पहले लिखते हैं कि ज्यादा उसका पैसा जमा होता है, क्योंकि लोग फिक्स डिपॉजिट रिकरिंग डिपॉजिट ज्यादा करता है, इसलिए फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के जो पैसा होता है उसको जो जमा करता है उसको हम टाइम लाइबिलिटीज कहते हैं। लेकिन आपको जो है ना करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जब जो जमा करते हैं उसको डिमांड लाइबिलिटीज कहते हैं। तो दोनों मिला के कितना हुआ? 200 करोड़। 200 करोड़। लेकिन यहां 50 करोड़ हर दिन बाहर भी तो निकला जिस दिन 200 करोड़ जमा हुआ, तो इसलिए एनटीडीएल नेट कितना बचा? नेट बचा बैंक के पास 200 करोड़ माइनस कितना? 50 करोड़। 50 करोड़ की बात, तो ओवरऑल कितना बच गया इसके पास? 150 करोड़। 150 करोड़ एनटीडीएल बचा। अब 150 करोड़ एनटीडीएल में से आपको सीआरआर कितना परसेंट है? सीआरआर आपको 4% है। सीआरआर 4%। एसएलआर कितना? 18% है। तो 18 और बिल्कुल जो है ना 4, 18 4 कितना? 18 में 22% हो गया। तो इसमें आपको जो है ना बिल्कुल क्या है, आप 150 करोड़ एनटीडीएल है, तो 150 करोड़ का 22% होगा ना, तो 150 करोड़ का 22% कितना हो जाएगा? आपको जो है ना 22 करोड़, 22 करोड़ और बिल्कुल 11 करोड़, 22 कितना है? 22 और 11 कितना हो गया? आपको बिल्कुल जो है ना 22 22 10 32 32 33 करोड़, लगभग 33 करोड़ इस बैंक को अपने पास रखना होगा। 33 करोड़ जो है, 33 करोड़ लगभग इसको इस पास रखना होगा। 33 करोड़ लगभग समझ लीजिए कि 33 करोड़ इसको रखना होगा। तो बैंक के पास 33 करोड़ बैंक रखना होगा। अब लोन देने के लिए कितना पैसा बचा इसके पास? अब 150 करोड़ में 33 करोड़ माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? आपको बिल्कुल जो है ना 133 करोड़, 10 में 3 गया 7 और 4 में 3 गया 117 करोड़ की बात करते हैं। ये 117 करोड़ अब कॉमर्शियल बैंक इसको लोन देगा। तो 117 करोड़ बचा कॉमर्शियल बैंक इसको लोन देने के लिए। तो अब आरबीआई क्या करेगा कि अब ये 117 करोड़ को आम आदमी को लोन देगा। तो अब आरबीआई क्या करता है कि ये कहता है कि बिल्कुल जो है, अगर आप कस्टमर को लोन देते हैं तो आपको 12% देता है इंटरेस्ट। अगर आप हमको लोन देंगे तो 12% तो नहीं देंगे, हम आपको 10% देंगे। यानी आम पब्लिक को जितना देता है उससे कम ही देता है। तो ये 10% लोन देंगे, हमको पैसा उधार चाहिए। तो कॉमर्शियल आरबीआई जो है 10% पर इससे लोन मांगता है कि हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करते हैं और जब इसके बदले में हमको जो है ना 100 करोड़ का लोन दीजिए। आप 100 करोड़ का लोन दीजिए, 100 करोड़ की जरूरत है। तो आरबीआई क्या करता है, जब उसको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा तो क्या करना है, यही जीएस जो गवर्नमेंट जमा किया था वही जीएस को कॉमर्शियल बैंक के पास जमा कर देगा। वही सिक्योरिटी को कॉमर्शियल बैंक के पास जमा करेगा और उसके बदले में जो पैसा यहां से लिया है उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगा। इस कॉमर्शियल बैंक से 100 करोड़ रुपया ले लेगा। तो 100 करोड़ जैसे रुपया लिया, तो इसके पास जो है ना लोन देने के लिए कितना बचा? क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि ये कॉमर्शियल बैंक इसको 10% पर लोन क्यों देगा, इसको 12% पर देगा तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि कॉमर्शियल बैंक, आम पब्लिक तो ऐसा नहीं है कि बैठा हुआ है तुरंत लोन लेने के लिए। इसके लिए 2-4 साल 5 साल 2-4 दिन महीना भर उसको इंतजार करना होता है कि कोई लोन लेने के लिए आएगा तो उसको लोन देंगे 12% पर। उससे इसलिए जब तक वो लोन नहीं दे देता है तब तक उसको नुकसान है, क्योंकि जो पैसा जमा किया हुआ बैंक में, अगर फिक्स डिपॉजिट किया है तो 9% ब्याज लगता है उसको। अगर आपको जो है ना कंप्लीट रूप से अगर सेविंग अकाउंट में अगर पैसा जमा किया है तो 4% से 6% उसको देना पड़ता है। तो बैंक को इससे नुकसान है। तो ये अगर आरबीआई, और वो भी पैसा उठेगा कि नहीं, पैसा वापस होगा कि नहीं, उस समय भी प्रॉब्लम है। बहुत सारा हो सकता है कि एनपीए में चला जा सकता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट
कि लोग लोन ले लेता है, पैसा वापस नहीं करता है। तो इसमें ऐसे उसमें वापस हो जाएगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इससे अगर 2% कम देता है आरबीआई, लेकिन सिक्योरिटी है कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा और आपका एक पैसा इंटरेस्ट भी मरने वाला नहीं है। इसलिए वो कमर्शियल बैंक चाहेगा कि हम आरबीआई को ही लोन दें। तो आरबीआई को 10% पे ही लोन 100 करोड़ दे देगा, तो इसके पास कितना बचेगा? मात्र 17 करोड़ बचेगा। इसके पास जो 17 करोड़ बचेगा, तो कमर्शियल बैंक 17 करोड़ ही आम लोगों को लोन दे पाएगा। तो 17 करोड़ जब आम लोगों को लोन देगा, तो पहले 117 जा रहा था आम पब्लिक के पास, अब मात्र 17 करोड़ जाएगा। तो 17 करोड़ जाएगा, तो लोगों के पास जो 117 रुपया होता था, अब 17 करोड़ होगा। तो 17 करोड़ होगा, तो पहले से पैसा लोगों के पास घटा कि नहीं? और जब घटेगा, तो जब पैसा घटेगा तो उसका डिमांड घटेगा, और जब डिमांड घटेगा तो सामान का रेट अपने आप कम हो जाएगा, और सामान का रेट कम हो जाना, इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल हो गया, मुद्रास्फीति कंट्रोल हो गया। तो इसलिए आप कह सकते हैं आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके, यानी यहां इसको जमा किया कमर्शियल बैंक के पास, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अगर फिर कहता है कि अगर आरबीआई अगर सरकार को गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस करेगा, तो इसके बदले में गवर्नमेंट इसको 500 करोड़ रुपया देगा। तो ये पैसा जो सरकार जो पैसा लेता है, तो भाई पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्च करता है ना। तो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास है, तो बिल्कुल जो है ना महंगाई बढ़ेगा, स्वाभाविक है। क्योंकि अगर आरबीआई के पास जीएस है, तो कमर्शियल बैंक भी सारा पैसा जो है ना बिल्कुल आपको आम पब्लिक को देगा, और इधर जो है ना गवर्नमेंट सारे पैसा लेके पब्लिक के वेलफेयर में खर्चा करेगा। तो ऑटोमेटिक है, स्कॉलरशिप देगा, सब्सिडीज देंगे, सारे पैसा मार्केट में आएगा, और मार्केट में जैसे पैसा आएगा लोगों को डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो वस्तु का दाम ऊंचा उठेगा। तो यानी अगर सिक्योरिटी अगर आरबीआई से अगर इसके पास चला जाए, तो इसके बदले में रुपया वापस होगा। अगर इसके पास सिक्योरिटी चला जाए, तो फिर जो है ना इसको रुपया वापस होगा। या फिर आपको कह सकते हैं, तो इसीलिए कहा जाए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर इसके पास बना रहता है, तो पैसा जो है ना बिल्कुल सरकार के पास चला जाएगा, या फिर आपको जितना पैसा कमर्शियल बैंक लोन देते थे उतना ही देगा। इससे मार्केट में दोनों तरफ से पैसा बढ़ेगा, उधर कमर्शियल बैंक से भी, इधर गवर्नमेंट सिक्योरिटी से भी। तो क्या करता है आरबीआई, कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तहत अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेकर आरबीआई अगर गवर्नमेंट को लोन दिया, तो 500 करोड़ रुपया पब्लिक वेलफेयर में खर्चा तो गवर्नमेंट कर रही है। तो 500 करोड़ रुपया अगर मार्केट में जा रहा है, तो मार्केट में महंगाई तो बढ़ाएगा। सरकार स्कॉलरशिप में खर्चा करेगा, सबको लोन में देगा पैसा, तो मार्केट में 500 करोड़ रुपया जाके लोगों को बस पैसा बढ़ जाएगा, और पैसा बढ़ जाएगा तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो वस्तु का दाम अपने बढ़ेगा। तो तुरंत क्या करता है आरबीआई की इसका भरपाई करने के लिए वो कॉमर्शियल बैंक से लोन ले लेता है, क्योंकि यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो सरकार दिया था वो वापस कर देता है, उसको दे देता है। तो उससे हटा, तो फिर इसके बदले में कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास आ गया। अब कमर्शियल बैंक को लोन देने के लिए पैसा कम हुआ, और अब कम हो गया, तो अब कमर्शियल बैंक आम पब्लिक को लोन देने के लिए कम ही रुपया ना देगा। तो इधर इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है, तो उधर के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए जो है, और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर गवर्नमेंट से वापस ले लेता है, या फिर आपको कमर्शियल बैंक से वापस ले लेता है आरबीआई, तो बिल्कुल जो है ना इसके बदले में जो है ना क्या हो जाएगा, कि अगर इसके गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अपने पास ले लेते हैं, तो वो पैसा जो ना टोटल पैसा मार्केट में चला जाएगा, इसका भी टोटल पैसा अपने पास चला जाएगा। तो दोनों तरफ से पैसा मार्केट में जाएगा, और दोनों महंगाई को खूब बढ़ाएगा। मार्केट में पैसा जाएगा, सबके पास पैसा आ जाएगा, और सबका डिमांड बढ़ेगी और महंगाई बढ़ जाएगा। इसी तरह आरबीआई से दूर जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब दूर जाएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि दूर जाने का मतलब है कि आरबीआई के पास पैसा आएगा, सिक्योरिटी दूर जाएगा मतलब पैसा आएगा, और पैसा आएगा इसके पास, तो ये दोनों के पास पैसा कम बचेगा, और दोनों के पास कम पैसा बचेगा, तो ये लोग लोन देगा आम पब्लिक को कम, छूट कम देगा, जिससे कारण मार्केट में पैसा कम होगा और उनकी डिमांड घटेगी। लेकिन अगर आरबीआई के पास अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई से दूर चला जाता है, आरबीआई के पास आ जाता है, तो आरबीआई के पास आ गया, तो इसके बदले में जीएस जैसे इसके पास आया, तो इसके बदले में रुपया लिया, और इसके पास भी अगर जीएस वापस आया, तो बिल्कुल जो है ना घुमा के कमर्शियल बैंक से जीएस ले लिया, तो इसके बदले में पैसा उसके पास चला गया, तो इधर भी पैसा चला जाएगा, इधर भी पैसा चला जाएगा, और दोनों तरफ से महंगाई को बढ़ाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को वो बिल्कुल दोनों तरफ वापस कर देता है, तो जब इसको वापस करेगा, तो इसके बदले में 100 करोड़ आ जाएगा। और ये जो है ना, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है ना, इससे अगर वापस लेता है,
तो वापस लेता है तो इसका पैसा जो है ना बिल्कुल क्या करेगा। तो यहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा यहां पर देखिएगा कि यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे कि लेता है यहां से, यहां पर जमा करता है, तो पैसा यहां आ गया। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई जब सेल किया, तो सेल किया तो क्या हो गया कि अधिकतर कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास आ गया। तो लोन देने के लिए कम बचा, जिससे के कारण जो है ऊपर में जाके मार्केट में लोन देने के लिए कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम बचा, मार्केट में कम पैसा गया, डिमांड घटा और बिल्कुल जो है सामान का दाम घट गया। फिर आरबीआई अगर अपना जीएस वापस लेता है तो बदला में उसको उतना रुपया देगा, और उतना रुपया जब देगा तो फिर क्या करेगा कि बिल्कुल जो है जिसे वापस करेगा तो फिर आप कमर्शियल बैंक बोरोवर को जो है ना बिल्कुल 117 करोड़ ही लोन देगा। तो फिर मार्केट में पैसा बढ़ेगा, फिर लोगों को डिमांड बढ़ेगी, फिर महंगाई बढ़ेगा। तो आरबीआई के द्वारा जीएस का सेल करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। जीएस को बिल्कुल कमर्शियल बैंक के पास जमा करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, और जीएस को पुनः वापस लेने से कमर्शियल बैंक से पुनः क्या हो जाता है, आपको जो वापस लेने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। यानी क्या करता है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब मुद्रा स्फीति जो है, जो सस्ता चीज होता है, उससे हम निपट लेते हैं। इसलिए आरबीआई के द्वारा जीएस को सेल करने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, और जीएस को वापस लेने से या खरीद लेने से बिल्कुल जो है डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। क्योंकि ये पैसा जैसे जीएस इसके पास आ जाएगा तो अधिकांश पैसा मार्केट में जाएगा कमर्शियल बैंक के थ्रू, और लोगों को लोन देगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, सामान का दाम बढ़ेगा, और सामान जो इतना सस्ता था, जो डिफ्लेशन था, उससे भी क्या होता है कि धीरे धीरे आदमी जो है सामान का दाम बढ़ने लगेगा। इससे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्ट तैयार करता है, उन लोगों को भारी फायदा होगा। तो इस प्रकार ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत गवर्नमेंट लोन लेती है, और गवर्नमेंट के द्वारा जमा किया गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज कर उसको बेचकर आरबीआई उसको सेल कर उसको कमर्शियल बैंक के पास जमा कर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, और फिर कमर्शियल बैंक से वापस लेकर और बिल्कुल या वापस खरीद कर जो है ना बिल्कुल जो है ना डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। इस प्रकार ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जो है कंप्लीट रूप से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट पर आते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक की बात हम अगर करते हैं, तीसरा टॉपिक की बात हम कर रहे थे, तो तीसरा टॉपिक में हमारा रेट्स आता है। रेट्स की बात करते हैं तो रेट्स में क्या आएगा? रेट्स में सबसे पहले हम किसकी बात, बैंक रेट। बैंक रेट्स की बात करते हैं। उसके बाद किसकी बात करेंगे? बैंक रेट्स। उसके बाद रेपो रेट्स की बात करेंगे, रेपो रेट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे, उसके बाद एमएसएफ की बात करेंगे, इसी को हम एलएएफ क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे। ये सारे चीज को हम एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले बैंक रेट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले बैंक रेट्स ये क्या होता है? ये बैंक रेट्स आपने देखा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया। फिर आपने देखा उससे पहले कि रिजर्व रेशियो के तहत, सीआरआर एसएलआर के तहत कैसे आप जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया। अब हम बैंक रेट्स के तहत देखेंगे कि इसके तहत कैसे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को आप कंट्रोल करते हैं। तो प्रॉब्लम इसको बढ़िया से इसको समझिए, बैंक रेट्स होता क्या है। जो बैंक रेट्स क्या होता है कि जब किसी कॉमर्शियल बैंक को, अगर कोई कॉमर्शियल बैंक है, ये हम आरबीआई ले लेते हैं, ये आरबीआई है, और कोई भी कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, और ये इधर हम बोरोवर हैं, यानी लोन लेने वाला आम पब्लिक। तो ये आपको आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी आरबीआई है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से किसी चीज पर लोन लेता है, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, तो इसके एवज में कॉमर्शियल बैंक को कुछ ब्याज देना होता है। यानी कहते हैं कि आरबीआई यानी कॉमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लोन लेता है, यानी इसमें अगर कोई 100 करोड़ लोन लेगा, तो इसको यानी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए, किसके लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म समझ रहे हैं? शॉर्ट टर्म मतलब होता है कि 1 साल के भीतर के लिए, यानी साल भर के लिए, 14 दिन, 21 दिन, 7 दिन, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर दीर्घ टाइम की बात कहेंगे तो साल भर से अधिक, 25 साल, 30 साल, 15 साल, नहीं साल भर से अधिक, 5 साल, ऐसे बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए जब कॉमर्शियल बैंक को किसी पैसे की जरूरत पड़ता है,
और कॉमर्शियल बैंक को अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेने के लिए कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए यानी लंबे समय के लिए लोन लेने के लिए जो जो लोन लेते हैं, तो उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है, कुछ ब्याज चुकाना पड़ता है। तो उसी ब्याज को हम क्या कहते हैं? बैंक रेट्स कहते हैं। बैंक रेट से लोन लेने के लिए कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कोई भी चीज गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई कोलेटरल रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कंप्लीट रूप से कॉमर्शियल बैंक जो है बिना कोलेटरल के लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से लोन लेता है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर बैंक रेट्स आदमी लाया क्यों? तो आरबीआई के द्वारा बैंक रेट्स लाए जाने के कारण हम आपको इससे पहले बता चुके हैं। क्या आपको मालूम है कि मैंने कहा था कि रिजर्व रेशियो का जो है ना, सीआरआर यानी रिजर्व रेशियो की बात हम कर रहे हैं कि एनटीडीएल का जो काउंट होता है, एनटीडीएल का जो काउंट होता है हर 15 दिन में होता है, फ्राइडे टू फ्राइडे, यानी फ्राइडे बीच वाला फ्राइडे को छोड़कर फ्राइडे को, यानी फोर्टनाइट मेथड में काउंट होता है। फोर्टनाइट मेथड में काउंट होता है। फोर्टनाइट मेथड में कौन होता है? तो एनटीडीएल का काउंट फोर्टनाइट मेथड में होता है। आपको ये बहुत अच्छी तरह मालूम है, ये हम बता चुके हैं। लेकिन एनटीडीएल का क्या होता है कि एनटीडीएल का जो है सीआरआर कितना होता है? सीआरआर 4% होता है, और इसी का ही एसआरआर 18% होता है, 18% होता है। तो बात ये हो जाता है कि बिल्कुल ये एनटीडीएल कितना है, ये एलटीडीएन आज जितना है कल बढ़ सकता है, परसों बढ़ सकता है। तो क्या जितना है, अगर 100 करोड़ का पहले, अगर एक सप्ताह पहले 100 करोड़ एनटीडीएल था, तो 100 करोड़ का 4% और 5% 18%। लेकिन अगर एनटीडीएल बढ़ गया हमारा 200 करोड़ हो गया, तो क्या हम 100 करोड़ का ही 4 और 18% रखेंगे या 200 करोड़ का रखेंगे? इसीलिए बिल्कुल 100 करोड़ का नहीं, हमको 200 करोड़ का 4 से 4% से, यानी 4% और 18% रखना होगा। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं कि इसको रिजर्व में रखने से क्या फायदा? आरबीआई का जो रूल है उसको ठीक है नजरअंदाज कर देते हैं, और वो पहले वाला ही पैसा रख के देते हैं, और जितना पैसा आता है लोन में घुमा देता है, ताकि उसको अधिक से अधिक बेनिफिट कर सके। तो ये बिल्कुल जो है बैंक के द्वारा जो ये कदम उठाया जाता है, तो इसी पर जो है आरबीआई के द्वारा जब इसकी सर्वेक्षण की जाती है, और अगर पकड़ा जाता है, और ये पकड़ा जाता है कि इसने एनटीडीएल को मेंटेन करके नहीं रखा है, सीआरआर जो है ना, एसएलआर जो है इसका प्रतिशत बहुत कम है, जितना एनटीडीएल बढ़ चुका है उतना सीआरआर एसएलआर में पैसा नहीं है, वो कम है। तो ये जब पकड़ा जाता है तो उसको पहला फाइन जो मारता है 3%। तो 3% किस चीज का? तो यही बैंक रेट का 3%, ये बैंक रेट का 3% मारता है। तो बैंक रेट्स प्लस 3%, यानी इसका 3% मारता है। तो इसीलिए जो है ना बैंक रेट्स में जो है कहते हैं क्या, आज जब दूसरा बार पकड़ा जाता है तो 5% उसमें जो है ना बैंक रेट प्लस 5% उसको मतलब फाइन दे उसको लगता है, तो उसमें फाइन लगाता है। तो यही फाइन को इंक्लूड करने के लिए यहां पर फाइन को जो है ना बिल्कुल कहीं पर किसी भी रेट के साथ जुड़ना था, इसलिए उसके फाइन को इंक्लूड करने के लिए और साथ साथ लॉन्ग टर्म के लोन देने के लिए आपका जो है ना बिल्कुल किसका जो कंप्लीट रूप से लॉन्ग टर्म बैंक रेट का जो है ना बैंक रेट का जो है ना प्रावधान लाया गया। तो बैंक रेट की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो लॉन्ग टर्म के लोन के लिए, और एनटीडीएल मेंटेन ना करने पर पनिशमेंट के रूप में उसको प्रतिशत को जोड़ना था, इसलिए प्रतिशत को किस रेट से जुड़ा जाए, इसलिए बैंक रेट्स को लाया गया था। तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लोन के लिए और एनटीडीएल मेंटेन ना करने पर आपको पनिशमेंट के रूप में जो है कंप्लीट रूप से उसके प्रतिशत को जोड़ने के लिए लाया गया था। अब बात यहां पर आता है कि बैंक रेट से आखिर कोलेटरल को जमा क्यों नहीं किया जाता है? भाई बैंक रेट्स में कोलेटरल को इसलिए जमा नहीं किया जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए बैंक पैसा लेता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी को लोन ही देता है, 5 साल 15 साल 20 साल 25 साल के लिए लोन देता है। तो वो कंप्लीट रूप से क्या होता है कि वो किसी भी इंडस्ट्री अगर डेवलप करता है तो इंडिया के भीतर ही डेवलप करता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को जो डेवलपमेंट करने की कोशिश करता है, इससे भारत की जीडीपी बढ़ेगा, इंडियन इकोनॉमी में बिल्कुल जो है ना लोगों को रोजगार मिलेगा, उस इंडस्ट्री से हमारा जीडीपी नेशनल इनकम बढ़ेगा, हमारा पर कैपिटल इनकम को सुधारने में ये मदद करेगा। इसी वजह से कहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए
पैसा कोई भी लेगा तो उसके लिए धोखाधड़ी नहीं होता है, वो इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट का ही काम करेगा। और इकोनॉमी को बनाए रखने का जिम्मेदारी आपको आपको जो है आरबीआई भी है। इसलिए आरबीआई का जो है लॉन्ग टर्म में जो भी पैसा लेता है कमर्शियल बैंक, उसको लॉन्ग टर्म में ही आपको किसी बोरोवर को लोन देता है, जिसकी वजह से इसके लिए कोलेटरल रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के लिए कोई अगर काम करती है, कोई इंडस्ट्री बैठता है, तो कंप्लीट रूप से उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वह आराम से इंडिया या इकोनॉमी को डेवलपमेंट का ही काम होता है। इसीलिए जो है बैंक रेट्स में कोलेटरल का सुविधा नहीं दिया गया है। अब हम इसमें बात कर रहे थे कि अभी जो है बैंक रेट है, टाइम हो गया, तो फिर इसके बाद की बात हम अगर करते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बिल्कुल लोन लेते ही हैं, तो इसके लिए फिर हम इसके बात करेंगे कि इस बैंक रेट की मदद से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले बैंक रेट से आपको समझ में आ गया, जब कमर्शियल बैंक जब आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेती है तो उसके एवज में कुछ ना कुछ उसे देना पड़ता है, उसी को ही हम बैंक रेट्स कहते हैं। बैंक रेट्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसकी बैंक रेट का प्रावधान क्यों लाना पड़ा आरबीआई को, इसके चीज को भी अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। अब बैंक रेट की मदद से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, इसकी बात हम करेंगे। तो बैंक रेट से हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो अब एक चीज पर यहां पर थोड़ा सा चीज को समझिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहां पर सुनिए, ये आरबीआई है, ये कॉमर्शियल बैंक है, और ये है बोरोवर यानी आम पब्लिक। बोरोवर का मतलब आम पब्लिक जिसको लोन लेना होता है। अब क्या होता है कि ये कॉमर्शियल बैंक, इससे क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक पहले अगर हम बैंक रेट्स की बात करते हैं, बैंक रेट्स की बात करते हैं तो ये बिल्कुल कितना है, अभी 4% है। तो बैंक रेट की बात अगर हम अभी करते हैं तो हमारा कितना है, 4% है। 4% पर लोन दिया आरबीआई किसको, कॉमर्शियल बैंक को, 100 करोड़ का। अब ये 4% पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया, तो कॉमर्शियल बैंक आम पब्लिक को लोन कितना में देगा, तो भाई जब भी लोन देगा तो 4% पे तो देगा नहीं, ये कंप्लीट रूप से बढ़ा देगा। बढ़ा देगा क्या, ये 8% कर देगा कि ये पैसा 100 करोड़ का जो हम लोन देंगे तो हम अब 8% पर देंगे, क्योंकि आज 4% तो हमको आरबीआई को वापस करना होगा, 4% हमको बचेगा। अब इसी जगह पर क्या करेगा कि आराम से 100 करोड़ का लोन सारे लोगों को दे देगा। अब आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, महंगाई कंट्रोल करना है, तो कैसे करेगा। अब आरबीआई क्या कहता है कि नहीं, 4% की जगह पर अब हम 6% लेंगे, यानी बैंक रेट को बढ़ा दिया। और जब बैंक रेट को बढ़ा दिया तो जब 6% कर दिया ये, तो अब कमर्शियल बैंक को लाभ कमाने के लिए अब 8% में तो लोन नहीं देगा, कितना में देगा, या 8% की जगह पर सीधा वो 12% कर देगा। या क्या करेगा, क्योंकि उसको मेंटेन तो करना है, अब 8% नहीं, अब 12% लगेगा। कमर्शियल बैंक जो बोरोवर को लोन देगा तो 12% लोन देगा, 12% पर। अब एक ही चीज आप बताइए, अब इंटरेस्ट रेट अगर कमर्शियल बैंक बढ़ा देता है तो आम पब्लिक पहले जैसा लोन लेगा, नहीं लेगा। आम पब्लिक को कितना सस्ता लोन मिल रहा था तो कोई भी लोन ले सकता था, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा से ज्यादा ब्याज लगेगा तो लोग डर से लोन नहीं लेगा। और जब लोन नहीं लेगा तो क्या करेगा, लोग यानी पहले की तुलना में लोग लोन लेना कम कर देगा। तो पहले की तुलना में लोन लेना कम करेगा तो लोगों के पास पैसा ही कम आ जाएगा, और जब पैसा कम आ जाएगा तो उसके डिमांड स्वाभाविक कम होगा, और डिमांड कम हो जाएगा तो सामान का दाम अपने आप कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो फिर वो हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल, जो महंगाई बिकता था, जो सामान क्यों महंगा बिकता है, अरे भाई डिमांड बहुत अधिक होता है तो उस चीज का दाम बढ़ जाता है। अब लेने वाला बहुत है, बेचने वाला कम है, तो मनमानी से दाम वसूल होता है। जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही खरीद सकता है। लेकिन जब अगर डिमांडे नहीं है तो उस सामान को पूछ ही नहीं रह जाएगी, वो आप दाम को पूरी तरह से घटा देगा। इसलिए जो है, जैसे ही लोगों के पास पैसा कम होगा, लोगों का डिमांड घटेगा, और डिमांड घटेगा तो सामान का दाम भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है किसको, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। यानी बैंक रेट को बढ़ा देने से आरबीआई का रुआ द्वारा यहां बैंक रेट को बढ़ाया गया, तो कमर्शियल बैंक इसी को मेंटेन करने के लिए, अपना प्रॉफिट बेनिफिट बनाए रखने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया।
जिससे मार्केट में लोग लोन लेना कम कर दिया, और लोग लेना कम किया था तो लोगों के पास पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो उसकी डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो सामान का रेट अपने आप कंट्रोल हो गया। इस प्रकार इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। अब दूसरी बात पर हम जब बात करते हैं कि अगर फिर इन्फ्लेशन का, अब डिफ्लेशन कंट्रोल कैसे करेंगे? कि एकदम सामान का रेट इतना कम हो गया है कि सामान का प्रोडक्शन करने वाले, सामान का उत्पादन करने वाले काफी घाटा में है। तो अगर सामान का प्रोडक्ट करने वाले घाटा में रहेगा तो सामान प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगा ही नहीं, और जब करेगा नहीं तो सारे कारखानाओं से, इंडस्ट्री से सारे इंजीनियर को निकालना शुरू करेगा, तो इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के हित में सही नहीं है। इंडिया का जीडीपी घट जाएगा, नेशनल इनकम घट जाएगा, पर कैपिटल इनकम घट जाएगा, तो यानी डिफ्लेशन भी अर्थव्यवस्था के हित में सही नहीं है। तो डिफ्लेशन को उठाने के लिए क्या करना होगा? तो डिफ्लेशन को उठाने के लिए इतना याद रखिए कि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन ही अर्थव्यवस्था के हित में है, ना कि डिफ्लेशन। इसलिए अब 2 से 5% अगर इन्फ्लेशन रहता है तो कोई भी आदमी आराम से खरीद के खा सकता है, जिससे बेचने वालों को भी फायदा, खरीद के खाने वाला भी आसान। तो ये थोड़ा सा इन्फ्लेशन रहेगा, वो अर्थव्यवस्था के हित में है, लेकिन डिफ्लेशन हित में नहीं है। अब यहां पर इसको कहता है डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा? जो चीज को एकदम नहीं बिक रहा है, मुद्रा अपस्फीति, जो सस्ता हो चुका है, जो लोग सामान बेचना ही नहीं चाहता है कि इतना सस्ता दाम में, उसका दाम को बढ़ाना है। तो दाम को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? आरबीआई फिर दोबारा क्या करेगा कि आप 6% नहीं, फिर हम 4% करेंगे, फिर बैंक रेट को घटा देगा। फिर ये इसको बैंक रेट को घटाएगा तो कमर्शियल बैंक को 4% पर आरबीआई आरबीआई से लोन मिल जाता है। तो अभी 12% लोन पर क्यों लेगा? अभी सीधा कहेगा कि 12% नहीं, हम भी अब 8% पर लोन देंगे। जब कमर्शियल बैंक 8% पर लोन देंगे, क्योंकि 4% उसको देना होगा, तो 8% पर लोन देना शुरू करता है। तो 8% पर जब लोन देगा तो फिर कोई भी व्यक्ति आसानी से लोन ले सकता है। तो लोन लेने के बाद कोई भी व्यक्ति लोन जब लेंगे तो उसके पास मार्केट में पैसा लोगों के पास बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो बिल्कुल जो है उसका डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो सामान खरीदने लगेगा, तो सामान का प्राइस भी धीरे धीरे उठने लगेगा। तो इस प्रकार क्या है? डिफ्लेशन कंट्रोल, मुद्रा अपस्फीति कंट्रोल। इस प्रकार बैंक रेट के माध्यम से हम इन्फ्लेशन तथा डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल हम कर सकते हैं। अब पहला मेरा रेट्स में पहला बैंक रेट था। अब दूसरा रेट्स की बात हम करते हैं, रेपो रेट की बात करते हैं। रेपो रेट की बात करते हैं। चलिए हम रेपो रेट की बात करें। अभी रेपो रेट की बात हम करते हैं। रेपो रेट, रेपो रेट की बात करते हैं। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट का देखिए फुल फॉर्म रीपर्चेज। आर मतलब आधा, रीपर्चेज की बात करेंगे। रेपो रेट मतलब रीपर्चेज के मतलब क्या है? एकदम शॉर्ट टर्म के लिए। बोलते हैं कि भाई 2-4 दिन के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो आप कुछ भी गिरवी रख लीजिए, लेकिन हमको पैसा जरूरत है, दीजिए। आपको 2-4 दिन के बाद हम आपको पैसा वापस कर देंगे और अपना सिक्योरिटी को रिपर्चेज कर लेंगे। जो सिक्योरिटी आपको दिए थे उस सिक्योरिटी को हम पुनः हम आपको पैसा वापस करके हम अपना खरीद लेंगे, यानी आपको हम वापस कर लेंगे, यानी अब बिल्कुल जो है वापस आपसे हम ले लेंगे। तो रीपर्चेज रेट्स, इसी को हम LAF कहते हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज का मतलब क्या होता है? जी देखिए, बात हो जाता है कि अचानक किसी भी चीज को आपको 2-4 दिन के लिए पैसे की जरूरत है, आपको पैसा आने की संभावना है कि मेरे पास पैसा आएगा, मेरा जो है ना 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के बाद हमारा पैसा जितना हमको जरूरत है वो आ जाएगा। लेकिन फिलहाल ही 2-4-5 दिन का मेंटेन हम कैसे करें? तो इसके लिए 2-4 दिन हम बोरोवर को कैसे संभाले? इसलिए 2-4 दिन को जो है बिल्कुल 2-4 ये सप्ताह या 15-20 दिन की बात करते हैं, साल भर के भीतर की बात करते हैं कि हमारा पैसा आने वाला है, कि भविष्य में आने की संभावना जब रहता है तब वो कुछ ही दिन के लिए किसी से बिल्कुल जो है ना पैसा उधारी मांगता है। किसी से? क्या? आरबीआई से। आरबीआई से यही कहता है कि जैसे कि इसको आरबीआई मैंने लिया, ये आरबीआई है और ये क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। ये कॉमर्शियल बैंक है और इसको हम बोरोवर कहते हैं। इसको हम बोरोवर की बात करते हैं, इसको बोरोवर की बात करते हैं। तो यहां पर जरा सुनिएगा जी, आप यहां पर कॉमर्शियल बैंक है, ये आपको कॉमर्शियल बैंक है, ये बोरोवर है, आप आरबीआई है। अब ये कॉमर्शियल बैंक को लगा कि 1 सप्ताह के बाद या फिर हमको 20 दिन के बाद पैसा डेफिनेटली आएगा, तो ये कहता है कि अब हमको अचानक पैसे की जरूरत पड़ गया शॉर्ट टर्म के लिए, यानी साल भर से कम टाइम के लिए। तो ये कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? यहां पर क्या होगा
गिरवी कुछ सामान रखेगा कि भाई इसको बैंक रेट में तो लॉन्ग टर्म के लिए लेना था, और चूंकि बड़े बड़े इंडस्ट्री कंपनी बैठता है तो देश के डेवलपमेंट भी काम आता है, इसीलिए उसके लिए कोलेटरल की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए कोलेटरल की जरूरत है। ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जब लोन लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए लोन, शॉर्ट टर्म के लिए यानी लघु समय अवधि के लिए लोन लेने की बात करेगा, तो ये कमर्शियल बैंक यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जमा करेगा, यहां पर कुछ ना सिक्योरिटी जमा करेगा, और इसके एवज में आरबीआई जो है आपको जो है 7 दिन के लिए 15 दिन के लिए 100 करोड़ का लोन देगा, 100 करोड़, और आपको बोलेगा कि आपको जो है बिल्कुल जो है 100, कि आप जो है ना 15 दिन के बाद या 14 दिन के बाद आप 100 करोड़ की जगह पर 120 करोड़ वापस करेंगे, और आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी को अपना वापस ले लेंगे। 15 दिन में आपको 100 करोड़ रुपया 15 दिन के लिए दिया, लेकिन 100 करोड़ की जगह पर आप 120 करोड़ रुपया हमको वापस करेंगे, और इसके बदले में आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप ले लेंगे। तो वो 20 करोड़ जो अधिक हुआ, तो वही जो 20 करोड़ जो अधिक हुआ, उसी को ही हम क्या कहते हैं, रेपो रेट, वही रेपो रेट, रीपर्चेज रेट, यानी बिल्कुल जो है ना ये दोबारा कमर्शियल बैंक अपना सिक्योरिटी को जो खरीद के लेगा, पहले तो इसको बेचा, इसके बदला में पैसा इसको मिला 100 करोड़, अरे भाई गिरवी रखना मतलब बेचना, गिरवी रखने मतलब ही बेचना, तो यह गिरवी रखा यानी बेचा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो बदला में 100 करोड़ मिला। आप इस 100 करोड़ के जगह पर अब 120 करोड़ वापस करेगा, 120 करोड़ वापस करेगा, तभी जो है करोड़ वापस करेगा, तभी जो है ना इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल्कुल वापस मिलेगा। तो 120 करोड़ रुपया इसको जमा करेगा, क्योंकि पहले से ही डिसाइड कर देता है कि शॉर्ट टर्म के लिए लोन देंगे जरूर, 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, लेकिन तुमको 120 करोड़ लगेगा, तब फिर आपको जीएस वापस करेंगे। तो वही 100 के जगह पर 120 करोड़ जो वापस किया, और वापस करने के बाद ही आपने जीएस को खरीदा, तो इसी को रीपर्चेज कहते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए एडजस्ट किया, किसी तरह अपना काम चलाया, भविष्य में तो पैसा आने वाला ही है, उसको ध्यान में रखते हुए किसी तरह एडजस्ट किया, इसलिए इस एडजस्ट को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज कहते हैं। रेपो रेट को किसी तरह एडजस्ट किया कुछ समय के लिए, इसलिए इसको एडजस्टमेंट फैसिलिटीज कहते हैं। लिक्विडिटी का, लिक्विडिटी वही है पैसा रुपया का, उसी को एडजस्टमेंट किया, इसलिए इसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहते हैं। और रेपो रेट जब शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, तो इसके बाद में जो इंटरेस्ट देना होता है उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। तो ये रेपो रेट तो आप अच्छी तरह समझ गए। अब बात हो जाता है कि रेपो रेट को ही अभी पॉलिसी रेट माना जाता है, कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और बिल्कुल जो है ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मेन उपकरण के रूप में, पॉलिसी रेट के रूप में आपको रेपो रेट की ही माना जाता है। मेन उपकरण यही है, यही डिसाइड होता है पहले, उसके बाद सबको जो है उसी का अनुरूप जो है ना एडजस्ट कर दिया जाता है, इसलिए पॉलिसी रेट आपका रेपो रेट ही है। तो आप इतना है, अब इस रेट के माध्यम से इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, इसको जरा सुनिएगा बड़ी ध्यान से। अगर आपको कह दिया जाए कि यहां पर थोड़ी सी, कि ये जो पैसा ज्यादा दिया तो उसका परसेंटेज मान लें कि 8% पड़ा, यानी रुपया के हिसाब से 8% उसको ब्याज पड़ा, तो ये अब जो है ना जो ज्यादा दिया तो वही उसको प्रतिशत में बदल दिया, तो 8% हुआ। तो ये जब 8% पर आरबीआई लोन दिया कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक इसको कितना पे देगा, 12% पर देगा लोन। लेकिन अब आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना होगा, तो आरबीआई कहता है कि नहीं 8% नहीं, 120 करोड़ अधिक नहीं, 130 करोड़ लेंगे। अब 8% के बाद वो सीधा कह दे कि हम 10% ब्याज लेंगे, शॉर्ट टर्म में लोन देंगे तो 10% ब्याज देंगे, तो कमर्शियल बैंक तो मजबूरी है 10% पर लोन ले लेगा शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लेगा तो कमर्शियल बैंक भी तो बढ़ा देगा बोरोवर को, क्या आप 12% पर लोन ले ही, जब हमारा 8% में मिल रहा था तो हम 12% पर दे रहे थे, अब 10% पर मिल रहा है तो हम 14% पर देंगे। तो जब जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोन लेने वाला लोन लेना कम करेगा कि नहीं, यानी बोरोवर लोन लेना कम करेगा कि नहीं, बिल्कुल कम करेगा। यानी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बिल्कुल जो है लोन लेना लोग कम कर देता है, और लोन लेना कम करेगा तो लोगों के पास मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, और पैसा मार्केट में जब कम होगा तो उनकी डिमांडें घटेगी लोगों की, और डिमांड जब घटेगी तो फिर क्या होगा, वास्तु का प्राइस अपने आप कम हो जाएगा। तो इस प्रकार रेपो रेट को बढ़ाने से भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, रेपो रेट को बढ़ाने से भी इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, क्योंकि रेपो रेट बढ़ाएगा आरबीआई, तो कमर्शियल बैंक बोरोवर के लिए
इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो लोग लोन लेना कम कर देगा, लोन लेना कम कर देगा तो मार्केट में लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, और पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड ही कम होगी, और डिमांड कम हो जाएगा तो सामान का रेट अपने आप कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल। अब अगर कहता है कि इन्फ्लेशन तो मैंने इस पे कंट्रोल कर दिया, इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हो गया, अब डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है, तो फिर आरबीआई क्या करेगा कि नहीं, अब 10% नहीं, हम 8% पर लोन देंगे, फिर 8% पर लोन देंगे। तो फिर 8% जब आरबीआई जब लोन देगा कमर्शियल बैंक को, तो फिर ये इंटरेस्ट रेट उतना क्यों रखेगा, ये भी घटा के सीधा 12% पर लाएगा। तो फिर पहले से अधिक लोग 14% में लोन लेना कम कर दिया था, तो 12% करेगा तो कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो सब लोग लोन लेने लगेगा, अधिकांश लोग लोन लेने लगेगा, और जब लोन लेने लगेगा तो बिल्कुल जो है लोगों के पास मार्केट में पैसा आएगा, और मार्केट में जब पैसा आएगा तो उसकी डिमांडें बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो सामान का रेट भी धीरे धीरे ऊपर उठने लगेगा। इस प्रकार जो सामान का दाम गिर चुका होता था अब दाम बढ़ने लगेगा। इसलिए जो है ना इस प्रकार हम डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। तो इन्फ्लेशन जब होता है तो महंगाई बढ़ती है। अब महंगाई में रुपया का वैल्यू कम हो जाता है और बिल्कुल सामान का वैल्यू बढ़ जाता है। मतलब 1 रुपया महंगाई जब नहीं था तो 15 रुपया केजी आलू मिलता था, महंगाई आ गई तो 1 केजी आलू का दाम 30 रुपया हो गया, मतलब 15 रुपया का वैल्यू 30 रुपया का बराबर हो गया। केजी तो आलू एक ही है ना, तो अब 1 केजी 15 रुपये में ना मिलकर 30 रुपये में मिल रहा है, तो इसका मतलब रुपया का वैल्यू घट गया कि 15 रुपया में जो वैल्यू पहले था वो अब 30 रुपया में 30 रुपया का वैल्यू है। इसलिए रुपया महंगाई में रुपया का वैल्यू घटता है, और जब महंगाई खत्म हो जाती है, जब डिफ्लेशन आता है, मुद्रा अपस्फीति आता है, जब सस्ता होता है तो सामान का वैल्यू घटता है और बिल्कुल जो है रुपया का वैल्यू बढ़ता है। क्योंकि जब 1 केजी आलू का दाम 10 रुपया हो जाता है तो जो पहले 15 रुपया मिल रहा था बाद में 30 रुपया मिल रहा था, लेकिन अब 10 रुपया में 1 केजी आलू मिलता है। इसका मतलब आलू का वैल्यू घटा, पहले 30 रुपया इसका वैल्यू था लेकिन अब 10 रुपया हुआ, तो 10 रुपया मतलब 10 रुपया में इसका इतना वैल्यू बढ़ गया कि 30 रुपया का बराबर 10 रुपया हो गया, तो रुपया का वैल्यू बढ़ गया। और सामान जो पहले जो है 30 रुपये में खरीदते थे वो आप 10 रुपये में खरीद रहे हैं, तो सामान का वैल्यू क्या होता है, घटता है। इसलिए जब डिफ्लेशन होता है तो आपको जो है बिल्कुल सामान का वैल्यू बिल्कुल घटता है और रुपया का वैल्यू बढ़ता है, जबकि इन्फ्लेशन में सामान का वैल्यू बढ़ता है और बिल्कुल रुपया का वैल्यू घटता है। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। इस प्रकार हम रेपो रेट के माध्यम से भी हम जो है ना बिल्कुल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। अब इसकी बात अगर आ जाती है, हम जो है इससे पहले हमने बताया कि अब 3-4 चीज को हम थोड़ा सा 1 मिनट में हम आपको बता रहे हैं। मैंने बताया कि आपको जो है ना बिल्कुल क्या है, आपको रिजर्व रेशियो की बात मैंने बताया। रिजर्व रेशियो में ये बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आपको सीआरआर एसएलआर की बात कर रहे हैं, सीआरआर एसएलआर की बात कर रहे हैं। आपको जो है ना बिल्कुल बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑपरेशन की बात करेंगे। तीसरे नंबर में बात हम कर रहे थे, तीसरे नंबर में हम बैंक रेट की बात किया, बैंक रेट्स की बात किया आपने, बैंक रेट्स की बात हमने किया। उसके बाद 4 नंबर में आपको हम रेपो रेट की बात किया, रेपो रेट की बात किया। इसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज की बात मैंने किया। तो ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। इस 4 पॉइंट में आपको जो है इसमें ही चारों पॉइंट के माध्यम से देखा गया, ये तीनों को देखिए कि बिल्कुल ये तीनों सीआरआर एसएलआर के प्रतिशत को भी बढ़ाने से, बैंक रेट को भी बढ़ाने से और रेपो रेट को भी बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ये तीनों को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत जब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई जब सेल करता है यानी अपने से दूर भेजता है, तो वो आपको जो है क्या करता है या कमर्शियल बैंक के पास रखता है और उसके बदले में रुपया लेता है, तब इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। और फिर बैंक रेट और रेपो रेट को जब घटाते हैं या रिजर्व रेशियो को घटाते हैं तो हमारा डिफ्लेशन कंट्रोल होता है। यानी इसको घटाइएगा तो मार्केट में किसी ना किसी तरह आपको पैसा ज्यादा पहुंचेगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगी और सामान का प्राइस दाम बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार जो है ना ये तीनों का रेट्स को घटाने के बाद आप डिफ्लेशन कंट्रोल करते हैं और बिल्कुल जो है बढ़ाने के बाद आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। अगर इसको आप बढ़ाते हैं
तो मार्केट में जो है ना, जो महंगाई था वो धीरे-धीरे कम कम हो जाएगा। इसको बढ़ाएँगे तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, क्यों कम जाएगा वो आप अच्छी तरह पीछे बैकग्राउंड थ्योरी में अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो ये आप कंप्लीट रूप से ये चारों पॉइंट को मैंने बताया। कल हम बात करेंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे एमएसएफ की, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की, उसके बाद फिर हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात करेंगे। आप से मेरा एक ही गुजारिश है कि आप जो है ना प्रत्येक सब्जेक्ट, अभी मेरा जो शुरुआत ही है, इसलिए जो है सारे सब्जेक्ट का हम दो चार क्लास ले लेके हम सबका अलग अलग प्लेलिस्ट हम बनाएंगे और उसमें आप एक एक देखते रहेंगे। आपको किसी भी तरह का बायोडाइवर्सिटी, आपको जितने भी पीसीएस है और सिविल सर्विस है यूपीएससी, उसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी एक किताब की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। कंप्लीट रूप से आपने मेरे चैनल के माध्यम से आप पूरी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जहां भी किसी भी तरह प्रॉब्लम है, आप आपको पूछ सकते हैं। और ये बिल्कुल चैलेंज है कि आपको जो है किस तरह का, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए अलग से किसी भी रिसोर्सेज का मदद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 100% गारंटी है सफलता का। बस आप बने रहिए, जहां पर जिस तरह की प्रॉब्लम है आप उस तरह का हम करते रहें। आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर पढ़ने के बाद आप किसी भी लोगों के साथ किसी भी तरह से आप अपना कंपेरिजन करके अपना खुद अपना स्वयं अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं कि मेरा क्या आपका क्या लेवल होने जा रहा है, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप सीख रहे हैं। इसलिए आराम से इसी चैनल के माध्यम से आप तैयारी कीजिए और कंप्लीट रूप से किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको सब कुछ दिन के बाद हम राइटिंग स्किल पर बात करेंगे, सीसेट का बात करेंगे। सबसे सबके सब जो है ना इसी चैनल के माध्यम से आप आराम से सारे सुविधा आपको मिलता रहेगा। बस आज इतना ही।